Hello students, good morning. In the last lecture we have discussed about the Honshu and the electronic configuration of copper and chromium, why half filled and full filled configuration are more stable. Today I am going to discuss the shapes of the orbitals. This is the last topic of this chapter. What is the shape of orbitals? हालांकि इसको पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन अब बाद में आपको बताए दे रहे हैं, डिस्कस किए ले रहे हैं कि शेप ऑर्बिटल्स की क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑर्बिटल्स। आपको बता दें कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर वो एरियाज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। Those areas, those three-dimensional areas around the nucleus in which probability of finding electron is maximum are known as orbitals. अब हर ऑर्बिटल का अपना अपना एरिया होता है। s ऑर्बिटल का अपना एरिया है, p ऑर्बिटल का अपना एरिया है, d का अपना है। तो उन एरियाज को एक डेफिनेट शेप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही बोली जाती है शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। देखिए, वैसे आप ये समझें कोई स्पेसिफिक शेप उसमें देखने को मिलती है नहीं, केवल उन एरियाज को जिनमें प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की ज्यादा होती है उन्हीं एरियाज को हम शेप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं। चारों तरफ मतलब जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर एस इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेम रहती है। तो इसलिए एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल since probability of finding s electron is symmetrical around the nucleus तो s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहती है हर डायरेक्शन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन s इलेक्ट्रॉन इज सिमेट्रिकल, और सेम भी लिख सकते हैं, सिमेट्रिकल और सेम अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑल डायरेक्शंस। तो इस तरह से हम s ऑर्बिटल को कैसे बना सकते हैं। s ऑर्बिटल हमारी शेप जो है वो इस तरह से बन सकती है। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर का ये एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट s की होगी। तो ये हो गया आपका s ऑर्बिटल। अब आप थोड़ा सा और समझिए कि s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल ये कैसे और आगे बना सकते हैं। ये हमने आपका न्यूक्लियस बनाया, इसके चारों ओर न्यूक्लियस के थोड़ा सा बाहर की तरफ एक ऐसा एरिया होगा जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये हम डॉट 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 करके ये बना रहे हैं, ये क्या है, पहला s ऑर्बिटल है। अब इसके बाद कुछ एरिया ऐसा होगा जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इसके बाद का एरिया कुछ फिर ऐसा आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फिर से पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो ये हो गया आपका 2s ऑर्बिटल। दिस इज 2s ऑर्बिटल। ये आपका हो गया 1s ऑर्बिटल, और ये वाला इसके बाहर
ये है 2s ऑर्बिटल। इसी तरह से फिर थोड़ा सा एरिया ऐसा आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 हो जाएगी, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी, वो 3s ऑर्बिटल हो जाएगा। तो 2s ऑर्बिटल के बीच में एक खाली जगह होती है जहां फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होती है, और इस एरिया को कहते हैं नोड। इसको क्या कहते हैं? नोड। तो इस तरह से हमारा ये एक नोड बन गया। ये बीच का जो वैकेंट स्पेस है, थोड़ा सा अगर आपको इसमें न समझ में आ रहा हो तो हम थोड़ा सा बड़ा बना दें। ऐसे समझ लो, ये 1s है, उसके बाद ये 2s है, और 1s और 2s के बीच में ये 1s ऑर्बिटल है, ये आपका 2s ऑर्बिटल है, और इसके बीच में ये जो वैकेंट स्पेस है इसको कहते हैं क्या? नोड। तो आप नोड भी लिख सकते हैं। द इंटरमीडिएट रीजन between two s orbitals where probability of finding electron is 0 known as नोड। और इस सरफेस को नोडल सरफेस भी बोल सकते हैं। अब कुल अगर s ऑर्बिटल जो है वो n है तो n-1 नोड्स बनेंगे। इफ n-s ऑर्बिटल आर प्रेजेंट then there will be n-1 नोड्स। ये आपके दो s ऑर्बिटल हैं, तो दो s ऑर्बिटल के बीच में एक नोड आ रहा है। अगर यही ऑर्बिटल कितने हो जाएं, 3 हो जाए, तो इनके बीच में दो नोड्स बन जाएंगी। तो नोड्स इज द वैकेंट स्पेस बिटवीन टू s orbitals where probability of finding electron is approx 0। तो ये तो हो गया आपका s ऑर्बिटल। इसका जल्दी से शॉर्ट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं p ऑर्बिटल्स की शेप। तो व्हाट इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल? तो p ऑर्बिटल को समझिए, शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डम्ब बेल शेप के होते हैं। डम्ब बेल, डमरू कह लीजिए, या डंबल जिनसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो डंबल होते हैं। तो डम्ब बेल शेप के होते हैं p ऑर्बिटल्स। तो लिख लीजिए, p ऑर्बिटल्स आर ऑफ dumbbell shape. These are px, py, pz। x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग और z एक्सिस के अलॉन्ग। तो p ऑर्बिटल जो डम्बेल शेप के होते हैं, और ये तीन तरह के हो सकते हैं, px, py, pz। x एक्सिस के अलॉन्ग px, y एक्सिस के अलॉन्ग py और z एक्सिस के अलॉन्ग pz। सपोज करिए ये हमने x एक्सिस मान ली है, ये आपकी z एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो जो आपका px ऑर्बिटल होगा वो ये हो जाएगा।
ये डम्बेल शेप की हो गया। कुछ इलेक्ट्रॉन इसी दोनों लूप्स जो हैं उनमें px ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो ये आपका हो गया px ऑर्बिटल। इसी तरह से py ऑर्बिटल कैसे बनेगा, y एक्सिस के अलोंग अगर ये लूप बना दें तो y एक्सिस के अलोंग आपका जो ऑर्बिटल आएगा दैट विल बी py ऑर्बिटल। दिस इज y एक्सिस, this is x, z, y. So the py orbital will be this. This is py orbital. वो एक्सिस कंसीडर करने पे है, आप किसको x, किसको y, किसको z कंसीडर कर रहे हैं। हम z इसको कंसीडर कर रहे हैं, आपका ये है आपका y। तो pz ऑर्बिटल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, दिस विल बी pz ऑर्बिटल। तो इस तरह से आपके तीन ऑर्बिटल हो गए, px, py, pz। अगर ये तीनों p ऑर्बिटल एक ही सब शेल को, एक ही शेल को बिलोंग करते हैं तो उनकी एनर्जी इक्वल होती है और इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो आप चाहो तो नोट कर लो, द 3 p orbitals belonging to same subshell have same energy and they are known as degenerate orbitals। और हम उनको क्या कहते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये आपके p ऑर्बिटल हो गए, ये तीन टाइप के हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं d ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल जो है 5 होते हैं और इनके ओरिएंटेशन सबके अलग अलग होते हैं। तो देयर आर 5 d orbitals having different orientations ओरिएंटेशन का मतलब उनका फैलाव किस डायरेक्शन में है, वेयर दे आर ओरिएंटेड, इट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। दीज ऑर्बिटल्स आर dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। अब इन 5 ऑर्बिटल्स को हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। हम इसको हटाए दे रहे हैं, ऊपर वाला p ऑर्बिटल्स। तो आप देख लीजिए d ऑर्बिटल्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं dxy। ये आपका x एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो आपका dxy कहां आएगा, x और y के बीच में। एक तो ये हो गया और एक इसके परपेंडिकुलर, दिस इज dxy। दूसरा आता है
डी वाई जेड किधर होगा, ये आपके y और z के बीच में आएगा, तो ये आपका इस तरह से, और दूसरा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, दिस इज डी वाई जेड। तीसरा है डी जेड एक्स। तो जी आपका ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये डायरेक्शन है x, ये आपका z और ये y। तो z और x के बीच में ये आपका एक तो ये आ जाएगा दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस इज डी जेड एक्स। थर्ड आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। ये एक्सिस आपने जेड, ये एक्सिस को माना है आपने एक्स, और ये एक्सिस है आपकी वाई। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होंगे। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये बन गया, और वाई एक्सिस के अलोंग ये बन गया। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। तो ये डी जेड स्क्वायर कैसे बनेगा वो भी आप देख लें। ये आपकी जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। तो एक जेड एक्सिस के अलोंग और दूसरा इस तरह से डिस्क लाइक। तो ये आपका हो गया डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल जो है वो डी के हो गए, और अगर एक ही सबशेल के हैं डी ऑर्बिटल तो वो डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाएंगे। सो 5 डी ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल या सेम शेल लिख सकते हैं, सेम शेल आर नोन एज। एक ही शेल का एक ही सबशेल होना चाहिए। तो सेल एंड सबशेल, सेल एंड सबशेल सेम होना चाहिए, आर नोन एज डीजनरेट। भाई सबशेल तो डी होगा ही होगा, अब एक ही शेल का वो डी सबशेल होना चाहिए। तो मेन है पर्टिकुलर शेल आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स एक ही शेल के सारे ऑर्बिटल पर्टिकुलर शेल के पर्टिकुलर सबशेल के ऑर्बिटल्स बी डी और एफ, इनको हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब बात आती है शेप ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, तो आपको बता दें एफ ऑर्बिटल्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर। ये 3 डायमेंशनल होते हैं और इनको पेपर पर रिप्रेजेंट करना आसान काम नहीं है। तो इस तरह से हमने आपके ऑर्बिटल्स का डिस्कशन किया कि कुल मिला के कितने ऑर्बिटल्स हो गए। ऑर्बिटल्स आपके हैं 4 तरह के, एस पी डी एफ। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके। एक क्वेश्चन है आपका
Which of the following orbitals are not possible and why? इनमें से कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है और क्यों? सबसे पहले हम लिख रहे हैं 1p ऑर्बिटल। आपको एक्सप्लेनेशन देना है ये ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं। तो आपका क्या आंसर है? नहीं। क्यों नहीं? रीजन क्या है? देखिए, फॉर n इक्वल 1 फर्स्ट सेल है तो l की वैल्यू हो सकती है 0 और l 0 का मतलब क्या होता है? s ऑर्बिटल। s सब शेल है और s सब शेल में केवल s ऑर्बिटल पॉसिबल होगा। दैट इज only s orbital is possible for n equal 1। सेकेंड आता है 3d ऑर्बिटल। क्या ये पॉसिबल है? तो आप देखिए, फॉर n इक्वल टू n इक्वल होगा 0 3 है, n इक्वल 3, l इक्वल होगा 0 1 एंड 2। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p और 2 का मतलब d। इट मीन्स d ऑर्बिटल इज पॉसिबल फॉर n इक्वल 3। तीसरा 2d ऑर्बिटल। तो इसमें देख लीजिए, फॉर n इक्वल 3, l इक्वल 0 एंड 1, 0s और 1 का मतलब p। इसका मतलब फॉर n इक्वल टू d ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। एक और क्वेश्चन आप देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज लोएस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच g orbital can exist? देखिए, वैसे तो आपका g ऑर्बिटल अभी पाया नहीं गया है, लेकिन हमने बताया था कि s p d f के बाद g h i आगे ऑर्बिटल्स के होने की संभावना हो सकती है। नाम पहले ही बता दिए गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि g ऑर्बिटल एग्जिस्ट होने के लिए n की वैल्यू क्या चाहिए। तो आपको मालूम है कि g ऑर्बिटल के लिए n की l की वैल्यू क्या होगी? 4। n इक्वल 0 1 2 3 4। ये हो गया s p d f g। 5 होगी h के लिए, 6 होगी i के लिए। और आपको मालूम है कि n इक्वल होता है n माइनस 1। इसका मतलब क्या है? l की वैल्यू हमें g ऑर्बिटल के लिए कितनी चाहिए? 4। तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो l की वैल्यू से 1 ज्यादा होनी चाहिए। n इक्वल क्या हो जाएगा? l प्लस 1 हो जाएगा। तो कम से कम 1 जो है n की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं, फॉर g ऑर्बिटल
वैल्यू ऑफ L equal 4 since L equal 0 to n minus 1, therefore n equal क्या हो जाएगा L plus 1, तो L की वैल्यू 4 plus 1 5, तो लोएस्ट वैल्यू n की क्या होनी चाहिए 5, therefore लोएस्ट वैल्यू of n is 5 in which g orbital can exist। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और हम आपको कुछ क्वेश्चंस और बताए दे रहे हैं एनसीईआरटी से। इन क्वेश्चंस को आपको करना है तो आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस नंबर नोट कर लीजिए, ये आपको सॉल्व करने हैं, ये आपका होम असाइनमेंट है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आता है 2.4, अगला है क्वेश्चन नंबर 2.5, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.13, 2.19, 2.22, 2.23, 2.25, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31 and 2.41। इतने क्वेश्चंस अभी आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आप होमवर्क के रूप में हमारे पास इसको सेंड करेंगे। थैंक यू। चैप्टर आपका फिनिश हुआ।